नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली का दंगल जोरों पर है। बीजेपी सभी 70 सीटों के लिए नामों का ऐलान करने वाली है। बैठक चल रही है। वक्त कम है, 7 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, इसलिए सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है, चाहे बयानों का मामला हो, चाहे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। आज बाजी मारी अमित शाह ने। जब कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाले अजय माकन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कमर कस के मोर्चा खोल रहे थे। 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल नाम की पुस्तिका दिखा रहे थे। ठीक उसी वक्त कांग्रेस की पुरानी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कृष्णा तीरथ को अमित शाह फूलों का गुलदस्ता दे पार्टी में स्वागत कर रहे थे। हालत यह कि जब अजय माकन से पूछा गया कि कृष्णा तीरथ भी बीजेपी में जा रही हैं और क्यों, तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। Face of the Congress party, the Jugni Jopri voter, the Dalit voter. Now, for example, Krishna Tirath was, for whatever you say, the Dalit face of the Congress party in Delhi. Now that is also being eroded. How are you? Mr. Prabhu, first, because we have, what you are saying is we came to know only through you in this press conference. We don't know exactly what exactly. और दिल्ली की बात तो और पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये दिल्ली चुनावों के लिए पार्टी की कमान संभाले माकन को क्यों पता नहीं, ये सोचने वाली बात है। और उनसे ऊंचे पदों पर बैठे पार्टी वालों को पता है कि नहीं, ये पूछने जानने वाली बात है। खैर, उधर गुलदस्ते के पहले और बाद में कृष्णा तीरथ की शाह से क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी की कर्मठ सिपाही की तरह ये जरूर कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका वो पालन करेंगी। वैसे बाद में उन्होंने हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे से जो बातचीत की, उससे यही लगा कि कई और पार्टी बदलने वाले नेताओं की तरह उन्हें भी ठीक चुनाव के पहले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि कांग्रेस में क्या कुछ गड़बड़ है। मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था। ये किसने कहा मैंने टिकट मांगा? मैंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन एक डिसिप्लिन जो होता है ना, एक तरीका जो होता है, वो तरीका भी वो भटक गए उस तरीके। लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि ये सभी लोग जो बाहर से आकर, दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी से जुड़ रहे हैं, उसका असर पार्टी पर क्या हो रहा है। दबी छिपी जुबान में नेता बाहर वालों को सीट ऑफ ऑनर देने पर नाराजगी तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का कमाल है कि खुले तौर पर ये कहने वाले मनोज तिवारी की नेता चाहिए थानेदार नहीं, शाम तक ये कहने लगे कि उनके बोलने का ये मतलब कतई नहीं था। किरण बेदी को भी शायद ये एहसास है कि चुनाव तक तो कम से कम जो दांव उन्होंने खेला है उसमें उनके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूती से खड़े हैं, और इसलिए प्रोटोकॉल वगैरह की चिंता न करते हुए दिल्ली के सभी 7 सांसदों को उन्होंने ब्रीफिंग के लिए अपने घर पर बुलाया था, जिसमें मनोज तिवारी नहीं पहुंचे थे और डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे। और बेदी ने रोहिणी से ट्रक में बैठकर आज अपना पहला रोड शो भी शुरू कर दिया। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप वर्सेस आप, भगोड़ा और बी टीम के आरोपों से निपटते हुए दिल्ली के लिए क्या कर सकती है, ये बता रही है। तो प्राइम टाइम में आज बात तीनों पार्टियों के सामने समस्याओं और उनकी मजबूतियों की। हमारे साथ खास मेहमान है, आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ेंगे और यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक के बाद एक जो नेता है बाकी पार्टियों से आपके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बात सुबह से चली, मनोज तिवारी की बात या बाकी लोग भी जो धीरे धीरे बोल रहे हैं, उससे काफी डिस्कंटेंट सा पार्टी में नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई डिस्कंटेंट नहीं है। हम भारत की राजनीति के एकमात्र दल हैं जो 63 वर्षों में अपना राजनीतिक कद कांग्रेस के बराबर और आज कांग्रेस से बड़ा करने में सफल हुए। आज हम भारत की सबसे बड़ी कैडर आधारित पार्टी हैं, विचारधारा आधारित पार्टी हैं, व्यवस्थित संगठन की पार्टी है। सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति 21वीं सदी में महान भारत निर्माण की जो आकांक्षाएं आम जनता ने देखी हैं, उन सारी आकांक्षाओं का प्रतीक मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा है। तो लोग आके उनसे जुड़ रहे हैं। जैसे याद करिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आके लोग जुड़ते थे। क्यों जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, यह प्रश्न हमसे न पूछकर यदि उन व्यक्तियों और उन दलों से पूछा जाए जहां से वो आए हैं, तो मेरे विचार से अधिक युक्ति संगत होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए उन्हीं से पूछा जाए, लेकिन वो जो आप हमेशा कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वही कांग्रेस ही जब आपके यहाँ आते हैं तो क्या वो उतने ही स्वच्छ हो जाते हैं जितना आप मानते हैं कि बीजेपी स्वच्छ है? देखिए, यहां पे मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है या जो इसका मूल भाव है, ये कांग्रेस कोई वस्तु नहीं है, ये कांग्रेस एक विचार है।
और उस विचार से भारत को मुक्त करना जो कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, वंशवाद, इन सारी चीजों से और सांप्रदायिक राजनीति, वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो जो व्यक्ति उस विचार को त्याग रहा है, राजनीति में लड़ाई वैचारिक होती है, विचारधारा की आधारित सिद्धांतों की लड़ाई होती है। तो यदि उनके लोग छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उन सिद्धांतों का पतन हो रहा है। लेकिन सुधांशु जी ठीक चुनाव के पहले जब कोई छोड़ता है इस तरह से पार्टी, तो वो सैद्धांतिक विचार में परिवर्तन नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ चुनावी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। अपॉर्चुनिज्म कहते हैं उसको सीधी सीधी भाषा में, मौका परस्ती। देखिए, हर चीज का एक मौका होता है। राजनीति में निश्चित रूप से राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव होता है चुनाव। तो चुनाव के समय यह परिवर्तन होते हैं। मौका परस्ती और इसका आरोप पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि यह आरोप कांग्रेस लगाती है तो 1969 में कम्युनिस्टों के समर्थन से लेकर 79 में चरण सिंह से हाथ मिलाना, 91 में चंद्रशेखर से हाथ मिलाना, देवगौड़ा गुजराल से हाथ मिलाना, फिर सबको गिराना, तो मौका परस्ती का वो हमसे भाषण नहीं दे सकते। उन्होंने तो इसी की राजनीति की स्थापना की, हमने मौका परस्ती नहीं की, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और आम आदमी पार्टी, उसने तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सब एकदम से आ गए कि क्या पता इसी झटके में हम संसद में पहुंच जाएं। तो इसलिए यदि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जैसे किरण बेदी जी तो किसी पार्टी से दल बदल के नहीं आई है, उन्होंने तो राजनीति में आते ही भाजपा को कोई आपसे चला आ रहा है, कोई कांग्रेस से चला आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है, बीजेपी भी फिलहाल यही कर रही है, कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता, मैंने देखिए किसी भी पार्टी को लंबे समय तक राजनीति करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: स्पष्ट विचारधारा, व्यवस्थित संगठन और परिपक्व नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है। कोई भी, हमारा आलोचक भी मानेगा कि भाजपा की राजनीति में 2 ही 3 दल हैं जो विचारधारा आधारित राजनीति करते हैं, उसमें एक हम हैं। व्यवस्थित संगठन में हम देश की सबसे बड़ी कैडर पार्टी हैं, और नेतृत्व में हम दीनदयाल जी और अटल जी के जमाने से लेके मोदी जी तक नैसर्गिक और परिपक्व नेतृत्व को बढ़ाते आए हैं। हमारे यहाँ वंशानुगत नेतृत्व नहीं है, थोपा हुआ नेतृत्व नहीं है। यही वजह है बड़े व्यापक आधार पर योगेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे को प्रभावित कर लेगा। सुधांशु जी, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं। जो पहला सवाल मैंने पूछा था उसका आपने सीधा जवाब नहीं दिया कि ये सारी चीजें, संगठन है, वंशवाद आपके यहाँ नहीं है, ये सारी चीजें ठीक है, चलिए मान लेते हैं नहीं है, लेकिन वही वर्कर जो आज आपकी पार्टी के सामने ये सवाल बनकर खड़े हुए हैं कि हमने पार्टी को बनाया, हमने खून पसीने से सींचा, फिर आप बाहर वालों को यहां पर लाके हमारे सर के ऊपर बिठा रहे हैं, ये कहां तक वाजिब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास की एक अनोखी पार्टी है जहां के कार्यकर्ताओं की क्षमता यह है कि दूसरों को समाहित करना तो छोड़िए, हमने 1977 में अपने दल का विलय कर दिया था, हमने अपने दल का अस्तित्व मिटा दिया, मगर उसके बाद भी जब जनता पार्टी में दोहरे सदस्यता का मुद्दा आया 80 में हम यथावत ऐसे ही निकल के चले आए। तो हम राष्ट्र हित में, हमारा वर्कर इतना प्रतिबद्ध है विचारधारा, संगठन और समाज के लिए कि वो किसी भी प्रकार की चीजों से प्रभावित होने वाला नहीं, अपने उद्देश्य के लिए समर्पित। चलिए देखते हैं, हमारे साथ बाकी हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र यादव जो है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला, आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपके आने से पहले जो बातचीत हो रही थी सुधांशु से, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने सिद्धांत अपना बदला है और सच्चाई जो देखी है, कांग्रेस को छोड़कर आज कृष्णा तीरथ गई हैं बीजेपी में, तो उनका स्वागत है। ऐसा क्या हो रहा है कि आप इस एक नेता को, इस एक चेहरे को, जो आपकी बड़ी नेता है, उनको रोक नहीं पाए, वो बीजेपी में चली गई आपके स्टॉन्च अपोजिशन में? बरखा, भारतीय जनता पार्टी में एक फियर साइकोसिस है। वहां नेता, नीति और नेतृत्व तीनों की इस समय भारी कमी है, या मैं कहूं कि वो पूरी तौर से नेता, नीति और नेतृत्व विहीन है, तो शायद सच होगा। भाजपा अब मौका परस्तों, दल बदलुओं और अवसरवादियों की पार्टी बन गई है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है, 4 दिन पहले श्रीमती किरण बेदी जी को लाया जाता है और यकायक भाजपा का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है। 3 दिन पहले शाजिया इल्मी, 2 दिन पहले बिनी और अब कृष्णा तीरथ जी। क्या दर्शाता है? 4-4 दशक से जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरे दिन ही मैं सुन रहा था अमित शाह जी को जो कह रहे थे कार्यकर्ताओं को कि कोई भी बूथ एजेंट भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वी आर विद पार्टी विद ए डिफरेंस।
अब वो पार्टी ऑफ डिफेक्टर्स बन गई है। और इसीलिए हर्षवर्धन जी से लेकर जगदीश मुखी जी तक सबके सब मुखर हैं। डिफेक्शन जो हुई है वो आपकी पार्टी से हुई है, आप क्यों नहीं रोक पाए? वो तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना सिद्धांत, अपना विचार बदल लिया, उन्होंने देख लिया कि क्या सही है, तो हमारे पास आ गए, हमें उससे कोई समस्या नहीं। ठीक है, उनका पॉइंट बनता है, लेकिन आप क्यों नहीं रोक पाए? आपके यहाँ जब वो बोल, हमारे संवाददाता को उन्होंने कहा कि पार्टी में विचारधारा खत्म हो गई है, पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, महिलाओं की सुनी नहीं जाती है, ये सारी चीजें आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है। इतना अचानक इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा शिकायतें, क्या आपके यहाँ कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसको एड्रेस किया जाता? ठीक चुनाव के पहले छोड़ के जाना आपके लिए बड़ा धक्का होना चाहिए। बरखा, दो बातें हैं। सबसे पहले तो आप जिस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर से लेकर डिप्टी स्पीकर, प्रदेश में मंत्री, हिंदुस्तान की सरकार में राज्य मंत्री और फिर पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक पद है जो कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया। अगर उनकी इच्छा शक्ति और उनकी सत्ता की दौड़ अभी भी खत्म नहीं हुई तो इसका कारण वो स्वयं बताएंगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 7 महीने से दिल्ली में गवर्नरी राज के माध्यम से सत्ता में है। 49 दिन इससे पहले दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी का शासन भी देखा। 7 महीने में वो सारे वायदे जो भाजपा ने किए थे और मोदी जी का वो चेहरा जो भाजपा प्रोजेक्ट करना चाहती थी, उसमें वो नाकामयाब हुए हैं। इसीलिए वो मुद्दों से हटकर व्यक्तियों पर डिबेट्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने 30% बिजली कम नहीं की, दिल्ली में 31% क्राइम बढ़ा है, 59% जो है वहां कई प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ बलात्कार की घटनाओं में 30% वृद्धि हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, सारी चीजें मैं मान रही हूँ, सारी चीजें मैं मान रही हूँ, लेकिन जो एक आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति इसीलिए हो पा रही है ना क्योंकि आपकी पार्टी से, चाहे जो कभी आम आदमी पार्टी में रहे या कभी जो अन्ना हजारे से जुड़े रहे, ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, तभी तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हुई। तो उनके लिए तो ये एक बाजी मारने वाली बात हुई ना बीजेपी के लिए। लूजर तो आप हो रहे हैं इसमें। बरखा, एक और इसका नजरिया, बरखा नहीं, कादम्बिनी, हाँ सॉरी कादम्बिनी जी, एक और इसका नजरिया, अभी माफ कीजिए मेरा टेलीविजन सेट आज काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। एक और इसका नजरिया है, और वो नजरिया बड़ा स्पष्ट ये है, अन्ना हजारे जी से लेकर अमित शाह जी तक किरण बेदी जी ने एक लंबा सफर तय किया, अपनी विचारधारा का, अपनी सोच का। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके बारे में वो मजाक उड़ाया करती थी, रामलीला ग्राउंड में खिल्ली उड़ाकर ये कहती थी कि उनको देश कभी माफ नहीं करेगा, चाहे वो लोग भी उन्हें माफ कर दें और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आज उनको वही चेहरा सबसे खूबसूरत नजर आने लगा है। ये राजनीति में सत्ता लोलुपता नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए इन लोगों को ले रही है क्योंकि उनके अपने नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का फतवा इशू कर दिया है। और ऐसे में जब आप केवल मुद्दों को छोड़कर डिफेक्टर्स की, दल बदलुओं को ही अपना चेहरा बनाएंगे तो ये आपकी छटपटाहट और एक हार की निराशा या आकांक्षा को दर्शाता है। ये सच्चाई है भाजपा की आज की। रणदीप सुरजेवाला, आपको इस बात से कोई समस्या नहीं हो रही कि आपका एक चेहरा जो है आज बीजेपी के साथ है? बीजेपी उसका क्या करे, चेहरे का कैसे हिसाब करे, वो अलग चीज है। क्या आपको इससे कोई समस्या नहीं है कि ठीक चुनाव के पहले आपका एक चेहरा, एक प्रोमिनेंट चेहरा आज बीजेपी के साथ है? कादम्बिनी, पार्टी का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, पर जिनकी सोच अवसरवादी है और जो केवल भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी और बेटर पास्चर की तलाश में और बेटर मौके की तलाश में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की संकीर्ण सोच, अवसरवादी सोच और मौकाप्रस्त सोच के लोगों का भाजपा को ही मुबारक। कम से कम मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। चलिए, आपने कृष्णा तीरथ को अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपने मौका परस्त, दल बदलू और अपॉर्चुनिस्ट, ये सारी चीजें
इन्होंने बोली हैं। योगेंद्र यादव के पास मैं जाना चाहती हूं, क्योंकि मुद्दों की बात पर अभी हम आएंगे कुछ देर में, लेकिन जो फेसेस की बात कर रहे हैं योगेंद्र जी, आपको कितनी ज्यादा समस्या हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप वर्सेस आप यहां पर हो गया है, जो पहले आपके साथ नजर आते थे अब वो आपके ऑपोजिट नजर आते हैं। इसमें कितनी बड़ी समस्या आपकी पार्टी के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर चुनावों के लिए खड़ी हुई है? कादम्बनी जी, हमारे लिए तो दरअसल समस्या कम हो गई है। अब तक हमें पता नहीं था कि दिल्ली में प्रश्न हम किससे पूछें। अब अगर किरण जी को प्रोजेक्ट किया जाता है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ये फैसला करेगी, तो कम से कम हमें पता तो लग जाएगा कि हम अपने सवाल किससे पूछें। हम चेहरों का सवाल नहीं चाहते, हम मुद्दे चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी से अपने मुद्दे रख सकें। इससे पहले मैं भाषण सुन रहा था, सुधांशु जी का भाषण बहुत बढ़िया था। दिक्कत यह कि अवसर गलत था। वो जो कह रहे थे कि वैचारिक स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी में रही थी, वो अच्छा उन्होंने पढ़ के आए थे। दिक्कत यह है कि आज सुबह नाश्ते और लंच के बीच में कृष्णा तीरथ जी की वैचारिक स्पष्टता कैसे बदल गई मुझे पता नहीं लगा। अगर वो बता देंगे तो मुझे बहुत मेरी ज्ञानवर्धन होगा। असली मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऑलरेडी डब्बे के अंदर बैठे हुए थे और जो कंपार्टमेंट में अब घुस रहे हैं, उनमें आपसी लेन देन क्या हो, किसको ज्यादा हिस्सा मिले, किसको कम हिस्सा मिले, इससे दिल्ली की जनता को कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो सुलझा ले, इससे देश को क्या फर्क पड़ता है। हर जगह दिक्कत रहती है। कंपार्टमेंट में जो अंदर घुसते बैठे रहते हैं, वो कंपार्टमेंट में लेट घुसने वालों से शिकायत करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसका देश से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न ये भी नहीं है कि डूबते जहाज को कौन कब छोड़ते हुए जाना चाहता है। कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है। ये तो सब स्वाभाविक चीजें होती हैं। मैं समझता हूं इसको यदि हम एक बड़े मुद्दे से जोड़ें, वो ये कि इन चेहरों के परिवर्तन से क्या कोई नए मुद्दे आ रहे हैं, क्या इससे दिल्ली के चुनाव में एक गहरा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, क्या ये चेहरे अपने आप किसी मुद्दों के प्रतीक बन रहे हैं। योगेंद्र जी एक चीज तो आप मानेंगे कि जो लोग जिन लोगों को पहचानते हैं, जो पब्लिक लोगों को पहचानती है, नेताओं को पहचानती है, एक कनेक्ट होता है। इसलिए लोग जो पार्टियां हैं वो चेहरों को सामने लाना चाहती हैं। जैसे आपका जो एक पब्लिक फेस है वो अरविंद केजरीवाल है। हर जगह, क्योंकि दिल्ली छोटी जगह है, बाकी राज्यों की तरह नहीं है, तो हर जगह जाके, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो प्रचार कर सकते हैं। तो अरविंद आपका पब्लिक के साथ इंटरफेस है। वही चीज आज की तारीख में बीजेपी जो है, चाहे वो नेताओं को बाहर से लाए, चाहे उनके अपने नेता हो, ये फैक्टर अलग है। लेकिन आपके सामने जो आज की समस्या वो ये है कि क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज पहले जिस पर्सन की, जिस व्यक्ति की आप तारीफ करते थे, आप कहते थे ये बड़ा महान है, ये हमारे साथ है, इसके ये सिद्धांत है, आज आपको उसी के खिलाफ जाके कहना पड़ रहा है कि ये तो हमारे साथ नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है? क्या आपकी पार्टी पर भी एक सवाल नहीं उठता है? दोनों ही तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि नंबर एक तो किरण बेदी जी एक दिन भी हमारी पार्टी में नहीं रही। कम से कम इतना तो ईमानदारी से हमें भी उनको ग्रांट करना चाहिए कि वो पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थी। वो पार्टी में कभी रही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। और आज उनकी आलोचना करना, हमने तो कोई आलोचना की ही नहीं है। हमने तो स्वागत किया, कहा है पाइए भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरा बनाती है। हम तो एक्चुअली बहुत खुश हैं कि चलो उनको कोई मिल गया। किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना पड़ा ये आप सब जानती हैं। प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप हुई, बीजेपी को लगा कि दिल्ली का चुनाव तो हारेंगे ही हारेंगे, छींटे प्रधानमंत्री पे पड़ेंगे। उसको बचाने के लिए किरण जी को लाया गया। अब ये किरण जी जाने कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, भाजपा उनका इस्तेमाल करेगी या वो भाजपा का इस्तेमाल करेंगी, ये छोटे सवाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, एक मंच पर जो आप लोग सब बैठे नजर आते थे, उस मंच का इस्तेमाल हो गया, ये नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहा है कि जन आंदोलनों में और पार्टियों में हमेशा एक संबंध रहता है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी एक जमाने में आंदोलन से आए थे। जिस दिन आंदोलन और पार्टियों के अंदर पुल खत्म हो गया, उस दिन हमारा लोकतंत्र बिल्कुल एक सड़ा हुआ तालाब बन जाएगा। ये आंदोलन ही है जो पार्टियों को जीवित करके रखते हैं। और ये मैं केवल अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं कह रहा। इस देश में कांग्रेस अगर बनी और एक जमाने में कांग्रेस में अगर कोई भी आभा थी, तो वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के लोग उसमें आए थे। जनता पार्टी में अगर कोई ओजस्व था तो इसलिए कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन के लोग उसमें आए थे। तो पार्टियों और आंदोलनों में लोग आए जाएं, इसमें हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए किरण जी के आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किरण जी ने स्वयं एक साल पहले जो चीजें बोली हैं वो उस पर पुनर्विचार कर लें, लेकिन वो आई हैं, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। एक सवाल का और जवाब से चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं नीरजा जी से कुछ पूछूं।
आप कह रहे हैं कि आप स्वागत करते हैं किरण बेदी का राजनीति में आने का, क्या हम इसका ये मतलब मानकर चलें कि आप स्वागत कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में आपकी पार्टी से कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा? कुछ भी व्यक्तिगत चीजें बिल्कुल नहीं कही जानी चाहिए, हमारी पार्टी ने किसी ने नहीं कही है, और अगर कोई कहेगा तो मैं आपकी चैनल पे आके उसका विरोध करूंगा। दो चीजें हैं, नहीं कहनी चाहिए और नहीं कहा जाएगा, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं कही जानी चाहिए, और अगर कोई भी करेगा तो मैं खुद आपकी चैनल पे आके उसका विरोध करूंगा। अगर हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत आलोचना करता है, ये बिल्कुल गलत चीज है वैसे भी राजनीति में करना। और किरण जी हमारी सहयोगी रही है, हम क्यों व्यक्तिगत आलोचना उनकी करेंगे? सिद्धांत के सवाल दिल्ली में हर कोई पूछेगा। जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल से पूछे गए थे वो सवाल जनता आज उनसे भी पूछेगी। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि आप आंदोलन छोड़ के यहाँ क्यों आए, उन्होंने इसका जवाब दिया। किरण जी से भी लोग पूछेंगे कि आप कह रहे थे कि आंदोलन छोड़ना धोखा है, पार्टी में जाना धोखाधड़ी है। अब लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे। लोग ये पूछेंगे कि आप भारतीय जनता, आप मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें कहती थी 2002 में, मोदी जी की भूमिका के बारे में किरण जी ने क्या क्या बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि आरटीआई के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसी हैं। वो सारे पुराने प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लोग पूछेंगे। ठीक है, सही बात है। मैं नीजा जी आपसे जानना चाहती हूँ, फेसेस की अभी बात हो रही है। फेसेस जो है, ठीक है, बीजेपी के पास बाहर से फेसेस आए हैं, लेकिन इससे बीजेपी का अंदर ही अंदर अंदरूनी तौर पर कहीं नुकसान हो रहा है। चाहे उनको एक पूरे कुनबे को अगर हम कहें कि बहुत टाइट कंट्रोल और जिसको कहते हैं कि लीडरशिप में रखा हुआ है अमित शाह ने, ठीक है, कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डिसकंटेंट बहुत है। क्या ये कैंपेनिंग पे भी असर पड़ सकता है, या फिर जब तक कैंपेनिंग होती है तब तक किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहर से चेहरे आने का बीजेपी को फायदा ही है? क्या एनालिसिस वाइज हम ये मान सकते हैं? देखिए, ये देखने लायक, ये समय बताएगा कि किरण बेदी, क्योंकि क्लियरली उनको लाया गया है कि बीजेपी को लगा जो एग्जिस्टिंग अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं पिछले 7 महीने की, जिसकी महंगाई कम करना, डीजल पेट्रोल का कम करना, रेपो रेट का काटना, ये कई चीजें जो बीजेपी के नेता गिना रहे हैं अभी, और बीजेपी की एग्जिस्टिंग दिल्ली की लीडरशिप पर्याप्त नहीं है ये लड़ाई लड़ने के लिए। किरण बेदी का इस समय आना 2 सप्ताह पहले और चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट होना, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, वो जो बोली है, उससे स्पष्ट हो गया है। तो ये चीज तो सामने आती है। वो कारण क्या है, क्यों वो फील कर रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के अपने एक्सप्लेनेशन है और लोगों के अपने एक्सप्लेनेशन होंगे। क्या दिल्ली की जनता, और ये भी सही है कि मिडिल क्लास जो आम आदमी पार्टी से हट गया था अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, क्या एक सेक्शन दोबारा आपकी तरफ देखने लगा था कि ठीक है, इन्होंने गलती मान ली, इनको एक मौका दिया जाए? मैंने इस तरह की चीजें सुनी है। और महिलाओं का जो झुकाव है उसको रोकने के लिए, और महिलाओं का झुकाव जो है, महिला सुरक्षा प्रोमिनेंट मुद्दा सामने आया है दिल्ली के चुनाव के लिए सर्विस में। ये अच्छी बात है। तो एक पुलिस ऑफिसर महिला जो महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करती नहीं है, एंटी करप्शन उनका रहा है, लड़ाई लड़ी है आम आदमी पार्टी के साथ मिलके, तो ये सब मुद्दों की वजह से क्या किरण बेदी नई ऊर्जा लाएंगी भाजपा में? और वो जो फाइनल लीप है 5, 6, 7 सीटों की, उसको क्या खामी को पूरा कर पाएंगे, टाइम बताएगा। या फिर क्या ये हो सकता है कि जो भाजपा के अंदर उदासीनता है, आज निराशा है कि आप बाहर से ले आए, हम लोग सालों दशकों तक काम करते रहे, हमको बिल्कुल नकार के किनारे कर दिया, क्या लोग, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? क्या गुजरात में ऐसा ही नहीं हुआ था एग्जैक्टली? क्या कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी के टाइम में ये एग्जैक्टली नहीं होता था? ये कोई नई बात है नहीं। कई बार ऐसा हो, मैं ये कह रही हूँ, ये पहली बार नहीं है कि नहीं हो रहा। इसीलिए अमित शाह ने एक बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स खेली है इस बार। और जो है ना, अमित शाह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि किलर इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं। अब नॉर्मल पॉलिटिकल वे जो हम जानते थे, वो कहते थे ठीक है, रामलीला मैदान की रैली इतनी अच्छी नहीं हुई, इतना रिस्पांस नहीं था, अब क्या किया जाए। 5-6 दिन में उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, रैबिट आउट ऑफ द हैट निकाला। अब वो काम करेगा नहीं करेगा, पर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, गोइंग फॉर द जगुलर जिसको कहते हैं, वो दिखाई है। और उसी ढर्रे पे वो मूव कर रहे हैं।